हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो ये साइंस की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, ये इसका चौथा टेस्ट है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन में सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर वो है ग्रह की गति। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सबसे पहले जो है इस गति के बारे में जो नियम बताया था वो बताया था कैप्लन ने। कैप्लन ने यहाँ पर कुल मिलाकर गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम हमारे पास ये था कि जो सभी ग्रह हैं, जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और यह जो सूर्य है वो सभी के फोकस में है, यानी जितने भी ग्रह हैं उनके फोकस में यह ग्रह है। दूसरा जो नियम था हमारे पास वो ये था कि सूर्य से किसी ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा है वो समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल पर पार करती है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जब सूर्य ग्रह से बहुत दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है और जब वो समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और जो बुध है, सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह की जो कुछ चाल इस तरीके से हम देखते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कुछ इस तरीके से करता है। यहाँ पर जो दूसरा नियम है उसका कहने का अर्थ यह है कि जब सूर्य से बुध यहाँ पर पहुँचता है, इतनी दूरी पर होता है, तो उसकी चाल यहाँ पर न्यूनतम होती है और जब वो यहाँ पर पहुँचता है, समीप पहुँचता है, तो उसकी चाल यहाँ पर अधिकतम होती है। तो दूसरा नियम यहाँ पर यह कहता है केपलर का। इससे संबंधित एक बार प्रश्न यहाँ पर सिविल सर्वे में पूछा गया था, यानी आईएएस की परीक्षा में यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि जो बुध ग्रह है, बुध जो हमारा ग्रह है, उसकी गति न्यूनतम कहाँ पर होगी और अधिकतम किस पॉइंट पर होगी। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट दिए थे ए और बी, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम यहाँ पर यह कहता है कि तीसरा जो नियम है वो यहाँ पर यह है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी अगर हम कहते हैं उसके टी के स्क्वायर और उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष यानी सेमी मेजर एक्स की तृतीय घात के क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी दोनों ये बहुत महत्वपूर्ण है जो केपलर ने दिए थे। तीसरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे जो हमारे पास जो नियम है वो दिया था हमारे न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। यहाँ पर न्यूटन का यह मत था कि इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई दो पिंड हैं, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन्हीं आकर्षित करने वाले बल को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का कहा। न्यूटन ने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल कहा। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं तो उसे न्यूटन ने कहा गुरुत्वाकर्षण का बल। इस फोर्स को काउंट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया था। यहाँ पर ये दो पिंड हैं, मान लिया ये फर्स्ट पिंड है और ये दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिर हम बात करते हैं, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो m2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r। इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है? r। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करने की कोशिश की है। F यानी जो फोर्स है वो समानुपाती होगा m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये निकलता है कि F बराबर है किसके? जी यहाँ पर कोफिशिएंट है m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये फोर्स को इन्होंने यहाँ पर निकालने का एक फॉर्मूला भी यहाँ पर बताया है। जी जो यहाँ पर है वो एक कोफिशिएंट है गुरुत्व का, इसका मान इन्होंने यहाँ पर बताया है 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये मान उन्होंने यहाँ पर जी का बताया है। तो दोनों ही नियम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी संबंधित हो, पीसीएस से, एसएससी और रेलवे, उन सभी के लिए जो हमारी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देख रहे होंगे, हम आशा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ब्रह्मगुप्त
ब्रह्मगुप्त हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में। तो यह जो थे वो गुप्तकालीन जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने एक रचना की थी यहाँ पर ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत की इन्होंने यहाँ पर रचना की थी और उसमें इन्होंने यहाँ पर जो ब्रह्मांड है उनके रेशो खोलने का प्रयास किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ब्रह्मगुप्त। हमें अपने इतिहास को बहुत ही प्रचार करने की आवश्यकता है। तो न्यूटन हमारे यहाँ पर सही नहीं है। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ब्रह्मगुप्त। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आइजैक न्यूटन। सही उत्तर हमारे पास सी, आइजैक न्यूटन ने। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है कि आप उसको गलत करें, लेकिन हमको जो है ऑप्शंस पे भी डिपेंड होना चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। पिछले प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ प्रश्न पूछने का तरीका कुछ इस प्रकार था। न्यूटन से पूर्व भी यहाँ पर बताया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उनको भी हमको मेजर करना होगा कि ऑप्शन किस तरीके से हमारे पास पूछे गए हैं। और दूसरे प्रश्न हमारे पास यहाँ पर यह है कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही बताया था कि गुरुत्वाकर्षण जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इन्होंने गति के भी 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण के भी सिद्धांत को बताया था, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है पीछे। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि प्रत्येक कण जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को इन्होंने यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स भी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार क्या होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की कंडीशन है। पहले कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है, यदि यहाँ पर उसका जो है वायु प्रतिरोध यदि हमारे पास यहाँ पर शून्य है, जिसको हम आदर्श स्थिति भी कहते हैं, यदि वो यहाँ पर शून्य है तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान है, क्योंकि जो उसका मास है और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित रहता है। तो सभी खेल यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स का है। जब हम यहाँ पर वायु गति को शून्य करते हैं तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि यदि हम वायु का जो प्रतिरोध है उसमें यहाँ पर जीरो नहीं करते हैं, तो 2 वस्तुएं जो अलग अलग भार की हैं, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कोई वस्तु यदि लोहे की है और दूसरी जो वस्तु है वो यहाँ पर लकड़ी की है, तो जो लोहे वाली जो वस्तु है वो यहाँ पर सबसे पहले गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स वो अधिक काम करता है लकड़ी की वस्तु की अपेक्षा। तो जो लोहे की वस्तु है वो लकड़ी की वस्तु से यहाँ पर जल्दी गिरेगी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। यदि कोई कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शंस में नहीं लिखा गया है, यदि प्रश्न में नहीं लिखा गया है, तो हम उसको आदर्श स्थिति मानते हैं, और वो क्या है, वायु प्रतिरोध को शून्य मानते हैं। यदि हमारे पास प्रश्न में कुछ इस तरह बोलता है कि जब हवा में जब कोई वस्तु ऊपर से गिराती है तो उसका भार क्या होता है, तब दोनों ही कंडीशन यहाँ पर अलग अलग होती। अगर आदर्श स्थिति है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, और यदि वायु प्रतिरोध को हम यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ पर जो भारी वस्तु है वो सबसे पहले यहाँ पर गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किसी पिंड का भार कहाँ से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं हम यहाँ पर कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। यदि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्ट है, तो ध्रुवों पर उसका मान सबसे अधिक होगा। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। हमें कुछ इस तरह के समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, कुछ इस तरीके से ये हमारी विषुवत रेखा है जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, और ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी ये क्या है हमारे पास ध्रुव पर। किसी पिंड का अगर हम बात करते हैं, किसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम यहाँ पर भार देखते हैं, तो वह जो है ध्रुवों पर हमारे पास सबसे अधिक होगा। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होगा, अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर यह सबसे कम होगा। ये हमें यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे क्या होता है, कम होता है। तो सही उत्तर हमारे पास क्या है यहाँ पर बी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिनअप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डिस्कशन था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी फोर्स है उसको हम यहाँ पर शून्य करते हैं तो वस्तु का जो भार है वो तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है यानी उसका जो मास है वो यहाँ पर वही रहेगा, यानी उसमें चेंज नहीं होगा। कोई भी पृथ्वी पर यदि हम यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो केवल किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। पृथ्वी पर तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 भाग के बराबर है, इतना कम वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसलिए वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो विशेष उपकरणों का यूज़ करते हैं इसको काउंटर करने के लिए। तो सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। जो वस्तु का जो भार है वो तो उस सेम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, वस्तु का भार जीरो हो जाएगा। और द्रव्यमान क्या होगा? वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा ग्रेविटी की शून्य करने की वजह से। यही सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वो पृथ्वी पर जो उसकी गति के लिए यहाँ पर आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जितने भी जो कृत्रिम उपग्रह हैं जिनको हमारे साइंटिस्ट छोड़ते हैं वो यहाँ पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय बल और दूसरा जो है यहाँ पर वो है प्रक्षोभ बल। जो हमारा सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस है वो इतना है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण जितने भी उपग्रह हैं उनकी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्रदान करते हैं। और जो पृथ्वी की जो यहाँ पर गति है उसको काउंटर करने के लिए उसके साथ साथ ये कृत्रिम उपग्रह घूमते रहते हैं। हम कुछ ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर जो उपग्रह हैं उनको यहाँ पर छोड़ा गया है, कृत्रिम उपग्रह को। ये लगभग 3600 मीटर के आसपास इनको यहाँ पर हम छोड़ते हैं। तो ये जो उपग्रह हैं ये लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और हमें विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे वो मौसम से संबंधित हो या किसी सैन्य गतिविधि के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते रहते हैं। हमारी जो जितनी भी नेवी फोर्सेस हैं या कोई भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों का यूज़ करती है। ये प्रशासनिक यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं और जो सिविल यूज़ के लिए भी, जैसे मौसम संबंधित, मानसून के बारे में सभी जानकारी हमें इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से पता लगती है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पृथ्वी पर जितने भी ये उपग्रह घूम रहे हैं इन पे यहाँ पर दो फोर्सेस कार्य करते हैं। एक तो हमने पिछले फोर्सेस के बारे में बात की थी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यहाँ पर दो पिंड हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पृथ्वी है, एक यहाँ पर उपग्रह हैं। तो इनके बीच क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा बल भी जो कार्य कर रहा है वो क्या है? प्रक्षोभ बल। प्रक्षोभ बल क्या करता है? इसको इतनी गति प्रदान करता है कि साथ साथ ये दोनों जो हैं कृत्रिम उपग्रह क्या हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते रहते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा क्या होगा कि इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी पृथ्वी का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप वो जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह समझते हैं कि प्लाइन वेग क्या है। प्लाइन वेग एक वो न्यूनतम स्पीड है कि अगर हम उस स्पीड को किसी वस्तु को बाहर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में काम करते हैं, जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया था और भारत को जो है गोल्ड मेडल प्रदान किया था। तो ये अगर हम समझते हैं कि ये नीरज चोपड़ा हैं और ये भाला फेंकते हैं, तो अगर ये इतनी स्पीड से भाला फेंकते हैं, इतनी न्यूनतम वेग से भाला फेंकते हैं कि इनका जो भाला है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको पार करके कहाँ पहुँच जाए? अंतरिक्ष में पहुँच जाए। जो हमारा स्पेस है वहाँ पर ये पहुँच जाए। अगर इतनी स्पीड से भाला फेंकते हैं तो वो स्पीड कितनी होगी? तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्लाइन वेग बोलेंगे। अगर वो स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को फेंकते हैं, अपने भाले को फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो वो भाला पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा? स्पेस में। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमारे जो स्पेस में जाने वाले जो अंतरिक्ष यान है वो भी इतनी ही स्पीड से यहाँ पर निकलते हैं। इतनी स्पीड के बाद ही वो वायुमंडल में बाहर जाते हैं और स्पेस में अपने जितने भी कार्य हैं उनको करने के बाद वापस पृथ्वी पर पहुँचते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से यहाँ पर पृथ्वी का प्लाइन वेग है। तो अगर नीरज चोपड़ा अपने भाले को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो वो भाला जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा? स्पेस में। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लाइन वेग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है?
तो पिछले प्रश्न में हमने यहाँ पर बात की थी प्लाइन वेग क्या है। प्लाइन वेग वो न्यूनतम वेग है जो गुरुत्वाकर्षण को यानी वस्तुओं को बांधे रखता है। तो सही उत्तर जो होगा, एक कारण यहाँ पर ये भी है कि इस पर जो गैस अणु है उनका प्लाइन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। आप कुछ इस तरह से समझे कि जो चंद्रमा का जो ग्रेविटी फोर्स है वो पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। तो अपेक्षाकृत हम यहाँ का जो प्लाइन वेग है चंद्रमा पर वो कम होगा। वो कितना है, वो यहाँ पर इतना है कि 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से यदि कोई वस्तु हम चंद्रमा पर फेंकते हैं तो वो इतनी स्पीड से बाहर चली जाएगी। यदि हम बात करते हैं वही दूसरी ओर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है, तो वो यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपेक्षाकृत इसका जो प्लाइन वेग है वो काफ़ी कम है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का। तो इतनी स्पीड से जो यहाँ पर गैस अणु है वो क्या है, बाहर निकल जाते हैं चंद्रमा के वायुमंडल से। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज जो है पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर हम कार्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।